शुरू किया जाए। हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ोगे क्या, एग्जाम्पल की थियरी? एग्जाम्पल तो किए जा रहे हो हाइब्रिडेशन पे, बिना हाइब्रिडेशन पढ़े हाइब्रिडेशन के सैकड़ों हजारों एग्जाम्पल्स कर चुके हो। अच्छा हाँ देखो, हमने पूछा थियरी करोगे एग्जाम्पल, देखो क्या बोल रही है, थियरी के साथ एग्जाम्पल। गोलगप्पा बिना पानी का तो सर कोई इसका मीनिंग थोड़ी ना है। चलिए, देने वाले वो साइंटिस्ट थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लिनस पॉलिंग। ये भी मोदी जी से कम नहीं थे। हाँ तो मोदी जी जैसे नाली से गैस बनाते थे, मोदी जी जैसे जब फॉग आता था ज्यादा तो उस समय में रडार बोलते थे, उस समय में काम करेगा तो दुश्मन को पता नहीं चलेगा। मोदी जी बहुत अद्भुत अद्भुत काम करते रहते हैं। तो मोदी जी, बोर साहब और लिनस पॉलिंग, मोदी जी कहते थे कि संत कबीरदास, गोरखनाथ और एक कोई और थे, तीनों आपस में बैठ के आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट शेयर करते थे। बाद में गूगल करने पे पता चला तीनों एक दूसरे के मरने के बाद पैदा हुए थे। हाँ? तो लेकिन हाँ, बहुत सारे अच्छे काम भी है मोदी जी के, है ना। हाँ, नोटबंदी, कौन सा? हाँ, वो सबसे अच्छा काम मोदी जी का, मोदी जी को जिसके लिए जाने जाएंगे, हाइड्रोजन गायब, पीरियोडिक टेबल गायब, 10th से गायब, हाइड्रोजन 11th से गायब, एस ब्लॉक 11th से गायब, पी ब्लॉक 11th से गायब, पी ब्लॉक 12th से गायब। तो ये सब अच्छे काम में आए ना। तो उसी तरीके से नाली से गैस बनाने को, सॉरी मतलब हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट दे के लिनस पॉलिंग ने लोगों को मोदी बनाया। बजरंग दल वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे। चलो, हाइब्रिडाइजेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय लिनस पॉलिंग 1931 में, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन का की जरूरत क्या है, क्यों पड़ी, ये कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले ये जानिए, पहला पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, ये होता ये इमेजिन करने की चीज, इमेजिन करके हमने किसी चीज को एक्सप्लेन कर दिया। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको इमेजिन करके किसी मुश्किल मतलब मुश्किल ऑब्जर्वेशन को, डिफिकल्ट ऑब्जर्वेशन को आपने एक्सप्लेन कर दिया। तो हाइब्रिडेशन वो एक कॉन्सेप्ट है। तो पहला पॉइंट ये क्या है, हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है जिसका कोई स्पेक्ट्रोस्कोपिकल एविडेंस नहीं। एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट of इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, फिलहाल एटॉमिक के साथ चलेंगे, ऑफ कंपेरेबल एनर्जी। टू मेक देम कंप्लीटली क्या, इक्विवेलेंट, कंप्लीटली, समझते जाओगे। हाँ, हमने तो मना किया था कि मत पढ़ो, अब मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाले हो तो तैयार रहो। क्या बोलते हैं उसको, मधुमक्खी क्या करती है? हाँ, डंक मारती है। बिच्छू डंक मारता है, मधुमक्खी थोड़ी ना डंक मारती है। कुछ भी है, कोई डंक मारने लगता है नहीं, हम लोग बोलते हैं उसको अपनी भाषा में, भौंमर लेती है। हाँ, तो अब तैयार रहो उसके लिए। तो आ जाओ, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है किस चीज का, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। इंटरमिक्सिंग मतलब आपस में मिलाना।
कैसे ऑर्बिटल्स का ऑफ कंपेरेबल एनर्जी, लगभग बराबर एनर्जी वाला, लगभग कंपेयर करना, थोड़ा मोड़ा एनर्जी का गैप, टू मेक देम, उनको पूरे तरीके से क्या बनाना है, इक्विवेलेंट। मतलब अगर आपका कोई ऑर्बिटल s है, अगर मान लो ns है, आपने इसको किसके साथ मिलाया, np के साथ, तो आपने बस इसको एक इंटरमिक्स कर दिया, मतलब मान लिया कि ऐसा मिला दिया हमने पूरे तरीके से, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, ये इमेजिनरी ही होगा ना। ऑर्बिटल क्या होते हैं, स्पेस होते हैं, स्पेस को कैसे अपन मिला देंगे, कैसे मिलाओगे बताओ। तो ये काम दो ही आदमी कर सकते हैं, समझ सकते हैं, एक पॉलिंग साहब और एक, हाँ। तो इंटरमिक्सिंग किया और बोला फिर दो ऑर्बिटल वापस आएगा, वापस कितने से ऑर्बिटल मिले, शुरू में कितने ऑर्बिटल्स थे, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और इंटरमिक्सिंग के बाद भी कितने मिलने वाले, 2 मिलने वाले, उतने ही। अब ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या कहलाएंगे, अच्छा ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एटॉमिक है कि मॉलिक्यूलर है, एटॉमिक है या मॉलिक्यूलर है, कभी भी नहीं बोलोगे मॉलिक्यूलर, क्या है ये, अभी बॉन्ड नहीं बना है। आप समझें बात को, हाइब्रिडाइजेशन का बस काम क्या है, जो ऑर्बिटल दोनों अलग अलग ऑर्बिटल थे, इन दोनों का क्या क्या अलग है जरा सोचो, शेप डिफरेंट, शेप क्या है, एनर्जी डिफरेंट, रेडियस, सब कुछ क्या है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी अलग है। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी सब कुछ डिफरेंट है, ये किसी भी मामले में समान। तो हाइब्रिडाइजेशन ने क्या किया, इंटरमिक्सिंग, इनको हमने क्या किया, आपस में मिला दिया, मिला दिया, मिलाना, इसी को आपने क्या बोला, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में जेड भी चलता है। तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद वापिस से 2 ऑर्बिटल आ रहे हैं, अगर 3 था तो वापिस 3 आ जाएंगे, 4 था तो वापिस, और ये चारों अभी भी एटॉमिक ही रहेंगे, बस फर्क क्या है, अब ये दोनों हर मामले में क्या हो गया, सेम, ये दोनों एकदम कंप्लीटली क्या है, इक्विवेलेंट, पूरे तरीके से इक्विवेलेंट है, मतलब दोनों का एनर्जी दोनों की सेम, दोनों का शेप, दोनों का रेडियस, दोनों का डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, एवरीथिंग, मतलब हर मामले में इक्विवेलेंट हो गया। तो इसीलिए यह चीज पूरे तरीके से क्या हो गई, इमेजिनरी हो गई। तो आप एक लाइन साफ साफ लिख दें, कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपिकल एविडेंस नहीं है इस तरीके के इंटरमिक्सिंग का। स्पेक्ट्रोस्कोपिकल एविडेंस मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिससे अल्टीमेटली आप केमिस्ट्री की चीजों को फाइंड आउट करते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो इसका कोई भी सबूत नहीं है उस तरीके का कि आपको न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन से दिख जाए, कि एक्सरे डिफ्रैक्शन से दिख जाए, कि एनएमआर से दिख जाए या एमएमआर से दिख जाए कि ऐसा इंटरमिक्स हो रहा है। जैसे बहुत सिंपल सी बात है, आप फल खाते हैं, आप केला खाते हैं, आप दूध पीते हैं, आप चीनी खा लेते हैं, आप सेब खा लेते हैं। केला, दूध, चीनी और सेब, 4 चीजें हमने बोली, चारों का शेप, चारों की एनर्जी, चारों का कलर, सब कुछ अलग अलग है। अब आप इन चारों को एक जूसर मिक्सचर में डालते हैं, डाल दिए, चला दिए, चलाने के बाद इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, इंटरमिक्सिंग, शुद्ध देसी भाषा में घटारना बोलते हो। तो इंटरमिक्स कर दिए, अब तुम 1 चम्मच ऊपर से उठाओ, 1 चम्मच बीच से उठाओ, या 1 चम्मच नीचे से उठाओ, सारा जगह पर सैंपल क्या रहेगा, सेम आएगा, सेम आएगा। मिक्स कर दिए, इंटरमिक्स हो चुका है। इंटरमिक्स होने के बाद 1 चम्मच ऊपर से उठाओ, बीच से, साइड से, नीचे से, सारे में टेस्ट, कलर, एनर्जी सब कुछ क्या रहेगा। अच्छा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। सुनते जाओ, सेम होगा। तो जूसर मिक्सचर में किस तरीके से मिक्स करते हैं भाई,
गौर से देखो इस इंसान को, ऐसे इंसान के कारण केमिस्ट्री बदनाम हो रखा है। इसको सावधान इंडिया पे लाना बहुत जरूरी है। इसके अलग अलग चम्मच में अलग अलग स्वाद आ रहा है, ये कांड कर देगा किसी दिन। तो चलो आ जाओ। हाँ, अब एक पॉइंट है, ये जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो आए, नए वाले ऑर्बिटल आए, उसको क्या बोला आपने? नया जो आपका सिरप तैयार हुआ, जूस तैयार हुआ, जो सॉल्यूशन तैयार हुआ, आपने उसको जूस बोला, सिरप बोला, बोला ना? क्या पहले उस दूध सेब केला को आप कह सकते थे? तो उसी तरीके से ये नई चीज क्या हो गई आपकी? हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर हो गया? अब जो एटॉमिक ऑर्बिटल शुरू में था, क्या आप इसको हाइब्रिड ऑर्बिटल कह सकते थे? नए वाले ऑर्बिटल क्या हो गए? हाइब्रिड। अब अगला पॉइंट हमने बोला, हाइब्रिड ऑर्बिटल एटॉमिक है कि मॉलिक्यूलर? एटॉमिक। ध्यान से सुनो, क्यों नहीं? अब जब आपने जूस बना लिया, सिरप बना लिया, उसको आप पिएंगे, उसके बाद केमिकल रिएक्शन हो और फिर एनर्जी क्रिएट होगी। समझ में आया? दैट इज बॉन्ड फॉर्मेशन। तो क्या बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुका है क्या? अभी सामने वाला एटम की तो एंट्री बाकी है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन तो हुआ नहीं। और आपने क्या पढ़ा है? बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएगा कि पहले आ जाएगा? तो इसका मतलब क्या हुआ? हाइब्रिड ऑर्बिटल नेचर में क्या है? शुद्ध एटॉमिक ऑर्बिटल है ना? एकदम प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, वो एटॉमिक ऑर्बिटल एटॉमिक के मामले में प्योर है। वैसे ऑर्बिटल वो इम्प्योर है, ऑर्बिटल वो, लेकिन एटॉमिक के मामले में प्योर है, मतलब एटॉमिक ही है, कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो। अब जब अगला कोई उससे ओवरलैप करेगा, तब जाकर के वो क्या बनाएगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या बॉन्ड बनाएगा। जैसे आप जूस पिएंगे, सिरप पिएंगे, उसके बाद आपको एनर्जी आएगी, वो डाइजेशन जो है वो आपको, वो आपका क्या हो गया? बॉन्ड फॉर्मेशन। अब अगला पॉइंट ध्यान से सुने, हाइब्रिडाइजेशन को ऑर्बिटल के प्रॉपर ओरिएंटेशन की जरूरत है या नहीं? जैसे आप px px रखते थे एक्स एक्सिस पर, तो सिग्मा बनाया, लेकिन अगर y पर रखते थे तो ये पाई बनाता था। तो हाइब्रिडाइजेशन को ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन की जरूरत है कि नहीं? नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन को ऑर्बिटल के एक प्रॉपर ओरिएंटेशन की जरूरत है या नहीं? नहीं। आप जब जूसर में डाल रहे थे सारे चीजों को, तो क्या कैसे डाल रहे हो इस बात पे ध्यान देना है। सेब खरा, केला परा, चीनी अरा, दूध सड़ा, नहीं ना। आप किसी भी तरीके से उसको डालो, क्या करना आपको? मिक्स करना, इंटरमिक्स करना। मिक्स नहीं करना है बे, मिक्स और इंटरमिक्स अलग अलग चीज है। मिक्स नहीं करना होता है, इंटरमिक्स। इंटरमिक्स मतलब इस तरीके से मिक्स करना है कि पूरे सब बराबर बराबर है। जब आप मिक्स बोलते हैं तो वो घोटाला होता है, वो बेईमानी होती है। दूध वाला पानी दूध में इंटरमिक्स करता है या मिक्स करता? मिक्स करता। वो बेईमानी है, वो थोड़ा सा डालता है, खुल के नहीं डालता है। लेकिन चाय दुकान वाला दूध में पानी इंटरमिक्स करता, वो आपके सामने में डाल के बनाता। मिक्सिंग वर्ड जब आप बोलते हो लोग, तो इसका मतलब होता है एक कैरेक्टर देना, और इंटरमिक्सिंग बोलते हो इसका मतलब है पूरा का पूरा लेके मिला लेना। समझ में आया कमीनो? अलग अलग कॉन्सेप्ट है, फंस जाओगे। जब आपने एस को थोड़ा सा क्या दिया? पी, तो ये मिक्सिंग हुआ। पी को थोड़ा सा एस दिया, ये मिक्सिंग हुआ। लेकिन एस और पी को लेके मिला के बराबर बराबर निकाल दिए, दिस इज इंटरमिक्स। तो हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग की इंटरमिक्सिंग। हाँ, मिक्सिंग रहे तो वो ऑप्शन समझ लो। क्वेश्चन डालने वाला बड़ा होशियार है, लेकिन ये सब लोगों को समझ में आता नहीं है। चलो अगला पॉइंट। तो हमने बोला हाइब्रिडाइजेशन को, जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस है, इसको ओरिएंटेशन की जरूरत दोस्त है या नहीं है? बिल्कुल नहीं। क्लियर हो गया? अब अगला पॉइंट बोलो। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल से एटॉमिक हुए नेचर में। हाइब्रिडाइजेशन एक
इंटरमिक्सिंग प्रोसेस है, हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, इसका स्पेक्ट्रोस्कोपिकल एविडेंस नहीं है और हाइब्रिडाइजेशन को ओरिएंटेशन की जरूरत नहीं है, बोल दिया हमने। अब अगला पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन एक्सोथर्मिक है या इंडोथर्मिक? इसमें एनर्जी देनी होगी हमें या एनर्जी रिलीज होगी? कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये बॉन्ड थोड़ी ना बना रहा है, ये एक्साइटेशन थोड़ी ना है कि इंडोथर्मिक होगा। एक्साइटेशन में क्या होता था दोस्त, अपना इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते थे तो इलेक्ट्रॉन आगे जंप करता था, तो वो इंडोथर्मिक था, दैट वाज इंडोथर्मिक। और बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है, एक्सोथर्मिक। ये ना बॉन्ड बना रहा है ना एक्साइट कर रहा है, इसमें ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर रहे हैं। एक्चुअली दिस प्रोसेस आप समझिए, एक्चुअली दिस इज द प्रोसेस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। साफ साफ शब्दों में, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, मतलब वापस से सबका एनर्जी ले करके मिला के सबको दोबारा से बंटवारा कर रहे हैं बराबर बराबर। तो हाइब्रिडाइजेशन इज बेसिकली एन इमेजिनरी प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन विच रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इज अलाउड। क्लियर हो गया? तो इसमें ना तो दिस इज नेदर एक्सोथर्मिक नॉर इंडोथर्मिक। अब अगला पॉइंट बोलो, तैयार हो? तीन प्रोसेस है, ध्यान से सुनो। पहला, जब एक मॉलिक्यूल बना रहे हो, मान लो मीथेन ही बना रहे हो, और ये भी जान लो पॉलिंग साहब ने जो हाइब्रिडेशन दिया वो मीथेन के ही कंटेक्स्ट में ही आया था, थियरी मीथेन को ही एक्सप्लेन करते करते ये थियरी आया था। पॉलिंग साहब 95 साल जिए थे, 90 साल, 1905 की उनकी बर्थ थी और 95 में हाल फिलहाल में गुजरे हैं। दो नोबेल प्राइज विजेता है। आप समझिए, एक केमिस्ट्री के लिए, एक केमिस्ट्री से बाहर के लिए नोबेल शांति पुरस्कार, और उनका चेलवा सब एटम बॉम्ब बनाया है। हा? उनका स्टूडेंट लोग एटॉमिक बॉम्ब तैयार किया हुआ है। तो डेफिनेटली पॉलिंग का अपना एक ऑरा है, और बावजूद उसके कि हाइब्रिडाइजेशन एक गलत कॉन्सेप्ट है, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, एक जबरदस्ती का क्रिएट किया गया कॉन्सेप्ट है, ये लोग जानते हुए भी, अरे आज हम बुक भूल गए, तो बुक लाके दिखाते। उनकी एक किताब आती है केमिकल बॉन्डिंग, कितनी मोटी किताब आती है, नहीं बुक होगी मेरी गाड़ी में होगी, अच्छा सर गई, वो डिक्की में रह गई काफी लंबे टाइम से, 2 महीने पूरे बारिश में, और ध्यान रहा नहीं, उसमें पानी रिसा, तो 4-5 दिन पहले खोला तो देखिए वो सड़ चुकी। बड़ी महंगी किताब है, इतनी मोटी। आप उस किताब के प्रीफेस को पलटेंगे ना, तो प्रीफेस में एक बड़ी अच्छी चीज लिखी हुई है, बुक में लिखा हुआ, मेरे मरने के कई साल बाद भी, हजारों साल बाद भी इस बात से मुझे खुशी होती रहेगी कि लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ के बेवकूफ बनते रहेंगे। आप समझ रहे हैं, ये जेन्युइन चीज है। आप जानते हैं ये नहीं हो रहा, आप जानते हैं ये गलत है, कॉन्सेप्ट गलत है, मतलब बस इमेजिनरी है, लेकिन बावजूद इसके आप उसी को लगा के पूरी ऑर्गेनिक 11-12 पे समझते हो, और मजा भी आता है आपको, और मजा आता है एक्चुअली इसीलिए समझते हो। अगर आपको सटीक एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी लगाओ, लेकिन उसके बाद क्या होगा, आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी N2O2 B2 C2 में लगाते हो तो बाप रे बाप दम फूल रहा है और वहां पे मिथेन में लगाओगे, इथेन में लगाओगे, साइक्लोप्रोपेन में लगाओगे, फट जाएगा, नहीं लगा पाओगे बेटा। बड़े मॉलिक्यूल्स में नहीं लगा पाओगे। हम लोग जब भी लगाते हैं मोटी, हम लोग के सिलेबस में है तो 2 एटम वाला। तो हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग जानते हैं कि ये कॉन्सेप्ट इमेजिनरी है, बावजूद उसके उसको अप्लाई करके हम लोग सेटिस्फाई खुद को करते हैं, इसीलिए प्रीफेस में उन्होंने बुक में ऐसी चीजें लिखी है। तो 3 प्रोसेस हुआ मॉलिक्यूल बनाने के दौरान, मिथेन के दौरान। आराम से सुनो, कार्बन पहले ग्राउंड स्टेट में लो, कार्बन किस स्टेट में, तो ग्राउंड स्टेट में उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p2, कोवैलेंसी कितनी है, वो कितने बॉन्ड बना सकता है। मिथेन बनाने के लिए कितने बॉन्ड बनाना, 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्साइट करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप हुआ आप एक्साइट करेंगे, इससे आपको कितने ऑर्बिटल्स मिलेंगे, कोई s मिलेगा, कोई p मिलेगा। ध्यान से सुनो, एक s मिलेगा और 3 अब हाइड्रोजन बाबा आएंगे, सब पर अटैक होगा,
S पर अटैक होगा और तीनों P पर अटैक होगा। आराम से सुनो, अपना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपने ताजा ताजा पढ़ा है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहेगा, आराम से, Px ऐसे है, Py ऐसे है और Pz ऐसे है। एक हाइड्रोजन इधर आएगा, एक हाइड्रोजन इधर आएगा और एक हाइड्रोजन इधर आएगा। तो एक CH बॉन्ड X पर बनेगा, एक CH Y पर बनेगा, एक CH, तो एंगल तो 90 होना चाहिए। मिथेन में एंगल है 109। यहीं से शुरुआत होती है किस चीज की, हाइब्रिडाइजेशन, किसी एग्जांपल से और इसी पॉइंट से। और चौथा बॉन्ड जो बनेगा वो तो S और S का बनेगा। वो कहां बनेगा, वो तो दैट शुड बी नॉन ट्रेसेबल, नॉन डायरेक्शनल होते हैं ना S ऑर्बिटल, तो वो किधर से आके मिला है वो तो पता करना भी मुश्किल है। इसीलिए चौथा बॉन्ड को नॉन डायरेक्शनल होना चाहिए। लेकिन हम क्या जानते हैं, मिथेन के चारों बॉन्ड्स डायरेक्शनल, इक्विडिस्टेंट, बराबर एनर्जी, बराबर बॉन्ड लेंथ, सब कुछ इक्विवेलेंट है हर मामले में। इसीलिए पॉलिंग साहब ने क्या इंट्रोड्यूस करा, हाइब्रिडाइजेशन। क्या उन्होंने बोला, पहले बॉन्ड बनाने से पहले ये चारों क्या कर रहे हैं आपस में, इंटरमिक्स, और इंटरमिक्स करके चार बराबर बराबर एक तरह के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकले और चारों का नाम पड़ा sp3। sp3 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 sp3। अब चारों बराबर दूरी पर है, अब चारों पर हाइड्रोजन अटैक कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, तो इससे हमारा क्या बन रहा है, 4 CH बॉन्ड्स, ऑल ऑफ देम आर नाउ इक्विवेलेंट इन ईच एंड एवरी मैनर। यही ना पॉइंट हुआ, सब लोग को समझ में आई ये बातें। अब तो 3 प्रोसेस, एक्साइटेशन, इंटरमिक्सिंग, ओवरलैपिंग, 3 चीजें हुई कुल मिला के। पहले एक्साइटेशन दिख रहा है आपको, इंटरमिक्सिंग और ओवरलैपिंग। तो कौन सा प्रोसेस पहले है, हाइब्रिडाइजेशन की बॉन्ड फॉर्मेशन? हाइब्रिडाइजेशन। जब कमीनो तुमको पता ही है कि हाइब्रिडाइजेशन पहले है, तब तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया है। बोलो, अरे समझ में आई मेरी बातें? अगर तुम्हें पता है कि ये पहले, ये वाला जगह जो है, ये मंदिर पहले है, उसके बाद वो मार्केट है, इसका मतलब क्या है, मंदिर है और मार्केट है। तो तुमने बोला पहले हाइब्रिडेशन है फिर बॉन्ड फॉर्मेशन, इसका मतलब तुम्हें पता है कि दोनों के बीच टाइम गैप है, तो टाइम गैप डिफाइन करेगा साइंस, इसका मतलब हाइब्रिडेशन है। तो हाइब्रिडेशन तो है नहीं, इसका मतलब पहले कौन है, नहीं बता सकते, मतलब साथ साथ। अब एक पॉइंट और बता दो, एक्साइटेशन पहले कि ओवरलैपिंग पहले? पहले एक्साइटेशन तब ओवरलैपिंग। अब बताओ ये कमीनो एक्साइटेशन हुआ क्यों था, बॉन्ड बनाने के लिए। तो एनर्जी कहां से आई थी एक्साइटेशन के लिए? तो पहले बॉन्ड फॉर्म हुआ कि पहले एक्साइट हुआ ना? तुम बाहर क्या, तुम जब भी रिएक्ट कराते हो दो चीज को, तो क्या जरूरी है तुम एनर्जी देते हो? तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, दोनों साथ हुआ, बॉन्ड बन भी रहा है और उसी समय में एक्साइट भी हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन से एनर्जी रिलीज भी हो रही है और इलेक्ट्रॉन एक्साइट भी हो रहा है। सारे प्रोसेस क्या है, इसका मतलब ये तीनों प्रोसेस एक साथ है। कौन कौन, एक्साइटेशन, इंटरमिक्सिंग। इसीलिए हमने बोला था मधुमक्खी छत्ते में हाथ मत डालो, ये सब बेसिक चीजें हैं। अभी ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें, अभी भी टाइम है, पीछे हट जाओ। शांति के लिए मिला, जब वो सारा कुछ एक साथ हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन सब कुछ एक साथ हो रहा है, तो उसका मॉलिक्यूलर नहीं होता किसको? इस वाले को। इसीलिए क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन एक इंटरमिक्सिंग प्रोसेस है। आप मॉलिक्यूलर अगर बोल देंगे तो फिर बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस का क्या बोलेंगे? तो बॉन्ड फॉर्मेशन और इंटरमिक्सिंग तो साथ साथ हो रहा है। आप इसको मॉलिक्यूलर तो कह ही नहीं सकते ना, मॉलिक्यूलर अगर बोल देंगे तो एक्सोथर्मिक स्टेप हो गया ना। जैसे ही आपने मॉलिक्यूलर बोला तो वो एक्सोथर्मिक स्टेप। चलो आ जाओ। तो इस तरह से बेसिक फीचर इन हाइब्रिडाइजेशन, पॉइंट वाइज
नो स्पेक्ट्रोस्कोपिकल evidences known for such kind of intermixing, इस तरह के इंटरमिक्सिंग के लिए कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपिकल एविडेंस नोन दिस इज इंटरमिक्सिंग not mixing of orbitals, it does not require a certain को हटा दीजिए, it does not require certain orientations of orbitals, कोई पूछेगा क्यों नहीं, क्या जवाब दोगे? H, it is intermixing not overlapping, it is intermixing not, इसीलिए लोग किस चीज की जरूरत नहीं है? ओरिएंटेशन की जरूरत, इट इज नीदर एक्सोथर्मिक नॉर इंडोथर्मिक, इसका एक्सप्लेनेशन क्या लिखोगे? एज it is neither bond formation nor excitation एंडोथर्मिक होगा, तो ना ही ये बॉन्ड फॉर्मेशन है और ना ही ये एक्साइटेशन। देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन hybridization and overlapping ना, हाइब्रिडाइजेशन एंड ओवरलैपिंग के बीच कोई भी टाइम गैप नहीं है। क्या बोलोगे? all of the excitation, hybridization and overlapping processes occur simultaneously. अभी यही सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस करे थे, कोई दिक्कत? अब मीथेन वाली वो चीजें हम डिस्कस करते हैं जिसके वजह से हाइब्रिडाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। एक बार और बोलेंगे, फिर से सोच लो, पढ़ोगे? ना पछताना पड़े तो फिर बोलना। नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, नीड ऑफ की जरूरत। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मान लिया जाए एक कौन सा मॉलिक्यूल? मीथेन। लेट CH4 and its formation in context of VBT versus VBT plus hybridization। आराम से सीखिए।
CH4 का फॉर्मेशन, लेकिन दो तरीके से। पहला तरीका, अगर नहीं लिया जाए किसको, हाइब्रिडाइजेशन को, और दूसरा तरीका हाइब्रिडाइजेशन को लिया जाए। तो नहीं लेने से क्या हो रहा है, लेने से क्या हो रहा है। हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट हमने आपको बोला कि कब आया है, 1931। और याद करें आप, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कब आया था, 1927। 25 26 में ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हुआ था, वेव नेचर इंट्रोड्यूस हुआ था, और 31 में 27 में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसने इंट्रोड्यूस करा, हिटलर एंड लिटलर ने, हिटलर एंड लंदन, LONDON, फ्रिज लंदन थे, और हाइब्रिडाइजेशन पॉलिंग, ठीक है। तो आ जाओ, अगर पहले किससे डील किया जाए, VBT से। VBT कह रहा है आपका कि कार्बन का आपने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इस्तेमाल किया, क्योंकि कोवेलेंसी कितनी है आपकी, 4, तो ये 2s1, 2px1, 2py1 एंड 2pz1 आया अपना। अभी आपने बुक से एक क्वेश्चन पूछा था मीथेन पर, वो यहीं से सॉल्व हो जाएगा आपका। ये आपके 4 ऑर्बिटल हैं। अब हमारे हाइड्रोजन वाले भाई साहब आ रहे हैं सामने बॉन्ड बनाने के लिए, 4 ऑर्बिटल, आ गया। ये चारों कौन से ऑर्बिटल हैं, 1s है। और किसके हैं ये 1s, 8 हाइड्रोजन के कि 4 हाइड्रोजन के, ये चारों टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स हैं। इलेक्ट्रॉन, सही है, गलत है, गुड, क्या होगा, ऑपोजिट स्पिन ना। चलो 4 सिग्मा बॉन्ड्स बन गए, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है sp ओवरलैप के थ्रू क्या बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड, sp ओवरलैप, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। अब इनके ओरिएंटेशंस को फील किया जाए, तो एक हो रहा है एक्स एक्सिस पर, एक हो रहा है वाई एक्सिस पर, और एक हो रहा है, तो ये जो आपका 2px है, जब इससे आपका 1s गया तो किस एक्सिस पर गया, और जो ये 2py है, इससे जो हाइड्रोजन ओवरलैप कर रहा है y पर कर रहा है, तो हमारा जो एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल है वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री है। और इसको अच्छे से लिख लो, थीटा एक्सपेक्टेड 90 डिग्री। तो तीसरा इस पर परपेंडिकुलर आएगा, एक और आएगा H, और ये वाला भी बॉन्ड एंगल कितना होगा, 90। और चौथा, उसकी बातें अब ध्यान से देखिए, वो इसके चारों ओर s ऑर्बिटल है, और एक हाइड्रोजन का 1s जो इससे आके ओवरलैप करेगा, वो तो नॉन डायरेक्शनल होगा। वो कहां पे ओवरलैप करेगा, वो क्या है, अनसर्टेन। आप समझ रहे हैं ना, वो कहां ओवरलैप करेगा, ये क्या है, अनसर्टेन है। तो इस तरह से इसमें अगर आपने VBT लगाया तो एक्सपेक्टेशंस क्या क्या आपको मिलेंगे। पहला एक्सपेक्टेशन, ध्यान से, बॉन्ड एंगल थीटा एक्सपेक्टेड कितना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 3CH bonds should be directional, 3CH bonds should be directional, and fourth one should be non-directional and non-traceable. क्लियर हो गया। और सबसे बड़ी बात, जो हमारा बॉन्ड बन रहा है
उनकी बॉन्ड एनर्जी सेम के अलग अलग? दो तरह के बॉन्ड्स होने चाहिए, दो तरीके के होने चाहिए। SS and SP bonds should be of different strength and length, different strength and बॉन्ड लेंथ। क्लियर हो गई चीजें? लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें से कोई भी चीजें सही नहीं है। ऐसा हमारे मिथेन के साथ नहीं है। हमारे सारे बॉन्ड एंगल 190 डिग्री 109 डिग्री 28 मिनट 7 सेकंड है, सारे एकदम यूनिफॉर्म है, सारे CH बॉन्ड्स डायरेक्शनल है और सारे के सारे ट्रेसेबल हैं, सारे के बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ सेम है। Practically all these CH bonds are found to be equivalent by means of किस किस मामले में? their angles, length, strength as well as directional characteristics ना। हर मामले में लोग ये क्या है? इक्विवेलेंट। तो अब मोदी जी आएंगे, सॉरी पॉलिंग साहब। डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स इंट्रोड्यूसिंग क्या लगेगा? हाइब्रिडाइजेशन। VBT लगाया, अब इंट्रोड्यूसिंग हाइब्रिडाइजेशन। इंट्रोड्यूसिंग हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन का बस काम क्या है? हाँ, आपने वो नहीं लिखा, वो चीज आपको वही लिख देना था जो पॉइंट्स हाइब्रिडेशन के लिखे, कि ये एक्चुअली जो प्रोसेस, जगह है भी नहीं वहां, ये जो प्रोसेस है वो क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी का प्रोसेस है। इसी पेज में लिखना, जिद है तो है। अरे रुक, एक बार और ट्राई। एक्चुअली वो कोई पॉइंट टच हो जाएगा ना तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। अब हो जाएगा। चलो अब काम हो जाएगा। हो गया ना? हाँ हो गया। अरे सही है ना, ये NG वहीं का सही है। ठीक, बस वो एक पॉइंट लिखना था, वो एक ही पेज पे लिखना था, इसलिए क्या लिख दिया जाए? कौन सा पॉइंट? Actually, this is a process of redistribution of energy। एक लाइन में बोल रहा हूं हाइब्रिडेशन को, तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि हाइब्रिडेशन जो है बेसिकली वो एनर्जी को रिडिस्ट्रीब्यूट करने का एक प्रोसेस। ठीक,
अब आ जाओ, इंट्रोड्यूसिंग हाइब्रिडेशन। हमारे पास ये 2s था, एक 2px है, एक 2py है, और एक ऑर्बिटल 2pz है। हमने चारों को क्या कर दिया, इंटरमिक्स। हाइब्रिडेशन के लिए ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का होना कोई जरूरी, बिना इलेक्ट्रॉन के भी आप इंटरमिक्सिंग कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हाइब्रिडेशन के लिए इलेक्ट्रॉन हो ही। ठीक है, तो चलिए ये हमने कर दिया इसका इंटरमिक्सिंग। हाँ, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में p3 हुआ ना। अब आपके पास जो 4 ऑर्बिटल मिलेंगे, चारों क्या होंगे, हाइब्रिड। ध्यान से सुनेंगे, पहला ऑर्बिटल ये है, दूसरा ऑर्बिटल ये है, तीसरा ऑर्बिटल ये है, और चौथा ऑर्बिटल ये है। चारों का नाम क्या है, sp3। ठीक है, चारों ही ऑर्बिटल क्या है, बस अब फिर वापस उसी तरीके से रख दोगे, सब कुछ वैसे ही आपने सजा दिया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इलेक्ट्रॉन एक वेव है, तो जब वेव है तो फेज है, तो इसमें भी क्या डेवलप हो जाएगा, फेज। क्लियर हो गया। इनका जो शेप बनेगा वो हमेशा ऐसा ही बनेगा, जब भी आप हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप बनाओगे वो ऐसा ही बनाओगे लोग, एक वाला बड़ा लोब रहेगा और एक वाला एक साइड जो रहेगा वो छोटा लोब। हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के शेप हमने ऐसे ही बनाने हर बार। अब इन चारों का यहां से यहां हमने क्या बोला, हर चीज क्या है, सेम। एनर्जी कांस्टेंट, शेप कांस्टेंट, साइज कांस्टेंट, और डायरेक्शनल कैरेक्टर कांस्टेंट। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन वेव है वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, जैसे p ऑर्बिटल में भी जब इलेक्ट्रॉन वेव था तो एक दूसरे को रिपेल करता था, इसीलिए p ने अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पर ओरिएंट कर लिया, इसीलिए आपको तीनों p ऑर्बिटल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर दिखते थे। तो पॉलिंग ने बड़ी चालाकी से देख लिया कि बॉन्ड एंगल मिथेन में 109 डिग्री, तो उन्होंने प्रपोज कर दिया कि जब sp3 अपने आप को ओरिएंट करेंगे तो बॉन्ड एंगल 109 बनेगा। क्लियर हुआ, तो चलो आ जाओ। इलेक्ट्रॉन वेव in hybrid orbitals repel each other and so they orient themselves स्वयं को to maximum possible distances, सही है ना, which results ज्योमेट्री, बोलो, और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। इसी की वजह से क्या आ गया, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। जैसे sp3 के केस में आप क्या बोल लेते हो, टेट्राहेड्रल। तो ये हुआ क्या, बेसिकली एक ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल,
चौथा ऑर्बिटल। चारों ऑर्बिटल कौन से हैं? sp3, sp3, sp3 और sp3। पहली बार डिजिटल बोर्ड का फायदा समझ में आया आज, पहली बार नहीं। अब इस पे हाइड्रोजन बेचारा आएगा, आएगा ना, गुलाबी, इन लोगों को ज्यादा पसंद। लग रहा है साफ साफ कि ये साफ साफ लग रहा है कि मीथेन को लिपस्टिक लगाया गया है। हो गया कमीनो, हो गया। ज्यादा बजाओगे तो बजरंग दल वाले पीछे पड़ जाएंगे। ठीक है, तो यही बॉन्ड एंगल क्या है लोग हमारा? 109 डिग्री 28 डिग्री। क्लियर हो गया? सब कुछ बराबर। इसमें इलेक्ट्रॉन वेव में आप समझ रहे हैं, सब में प्लस माइनस ऑपोजिट लोब्स में, ठीक है ना। तो इससे ज्योमेट्री डेवलप हो गया। तो इलेक्ट्रॉन वेव हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में एक दूसरे को रिपेल कर रहा, तो बन गया। तो इस तरह से फाइनली हमारा ये CH4 तैयार हुआ, जिसके चारों बॉन्ड्स क्या हैं? हाइब्रिडाइजेशन के मदद से इक्विवेलेंट। अब ये ओवरलैप कौन सा ओवरलैप है? सिग्मा sp3 1s। कौन सा ओवरलैप है? सारा सिग्मा sp3 1s वाला बॉन्ड है। सारा बॉन्ड एक तरह का हो गया। तो अब देखिए, ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट लेने से क्या फायदा हो गया कि हमारी वो चीज जो नहीं साबित हो पा रही थी वैलेंस बॉन्ड थियरी जैसे बड़े थियरी से, वो चीज अब चुटकी बजाते हुए आराम से सॉल्व हो गया और सारी समस्याएं हमारे एक झटके में समाप्त हो गई। जैसे हम लोग गॉड का कॉन्सेप्ट को लेकर के, भगवान के कॉन्सेप्ट को लेकर बहुत स्टिक रहते हैं ना। क्यों? क्योंकि हम कई बार जानते हैं कि कोई ऐसा काम जो लग रहा है कि मेरे औकात से बाहर है, वो हो जा रहा है, तो एक अनसीन कॉन्सेप्ट ले लिया हमने। तो एक ऐसा पावरफुल कॉन्सेप्ट जो है इमेजिनरी और उसको अज्यूम करने से हमारा काम हो जा रहा है, तो हमने मान लिया हाइब्रिडेशन भगवान। तो हाइब्रिडेशन इंट्रोड्यूस हुआ इस तरह से, ठीक है। अब पॉइंट है शेप। अलग अलग बातों पर अब डिस्कस करते हैं, अलग अलग पॉइंट्स पर। शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ, बहुत सारे पॉइंट्स पर डिस्कस होंगे। फिर नीड ऑफ हाइब्रिडेशन पे भी जाया जाएगा, फिर से वापस जाएंगे नीड ऑफ हाइब्रिडेशन। शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अलग अलग तरह के हैं। sp भी हैं, sp2 भी हैं, sp3 भी है, sp3d भी है। इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे, है ना। सबके शेप में एक कॉमन चीज पहले क्या है? कैसा शेप बोलोगे? डंबल शेप। कैसा शेप है हाइब्रिड ऑर्बिटल का? डंबल शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बस एक पॉइंट लिखोगे, हैविंग इक्वल साइज ऑफ लोब्स के अनइक्वल साइज ऑफ लोब्स। अगला पॉइंट, थोड़ी देर के लिए डी को हटा दे जाए। किसको? थोड़ी देर के लिए डी हटा दे। अब आ जाओ, sp लीनियर, sp2 और sp3। क्या क्या बोलो, लीनियर कहां से? ये एक ऑर्बिटल की बात हो रही है, उसके शेप को ड्रॉ किया जाएगा। ध्यान से देखो, आप समझिए। sp के तरफ कौन कैरेक्टर बढ़ रहा है? जब परसेंटेज s बढ़ेगा तो स्फेरिकल लुक बढ़ जाएगा। प्लस, अब ले नीचे कौन सा कैरेक्टर बढ़ रहा है? परसेंटेज p जब बढ़ेगा
तो इससे लॉन्गिविटी ऑफ लोब्स बढ़ेगी, लोल लंबा हो जाएगा रे, लॉन्गिविटी ऑफ लोब्स। तो एसपी में थोड़ा सा आपको एरिया वाइड बनाना है, छोटा बनाना है, और sp3 में रिलेटिवली लंबा बनाना है और पतला बनाना। लेकिन पॉइंट क्या है, इन प्रैक्टिस हम लोग सब एक तरीके का बनाते हैं, कोई उससे दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको 4 ऑर्बिटल का पिक्चर बना के दे रहा है और इसमें से पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी अ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो मजा आ जाएगा। sp को पहचानने का तरीका होगा जिसका एरिया हम जितना वाइड बनाए और जो साइज में जितना छोटा। क्लियर हो गया? तो शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ध्यान से सुनिएगा। हम इस बात को अच्छे से जानते हैं, पॉलिंग साहब जानते थे, सिग्मा बॉन्ड्स आपस में इक्विवेलेंट हो सकते हैं, लेकिन सिग्मा पाई के साथ इक्विवेलेंट नहीं। इसीलिए उन्होंने साफ साफ कर दिया ऐसा काम कि सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन उन्हीं ऑर्बिटल्स का होगा जो या तो सिग्मा बना रहे हैं या सिग्मा बनाने वाले, क्योंकि वो पाई के साथ इक्विवेलेंट बाद में बॉन्ड नहीं होगा। और इनका काम क्या है, ऑर्बिटल्स को क्या करना, इक्विवेलेंट करना, बॉन्ड को इक्विवेलेंट बनाने के लिए ऑर्बिटल इक्विवेलेंट करना। तो इसीलिए ये सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन किस पर अप्लाई करते हैं, सिग्मा बॉन्ड पर। वैसे ऑर्बिटल्स पर जो ऑर्बिटल क्या बनाने जा रहे हैं, सिग्मा बनाने जा रहे हैं, सिर्फ उसी पर ये अप्लाई करते हैं। क्लियर हुई चीजें? हाँ, और लोन पेयर जो सिग्मा बना रहा है, बनाने जा रहा है या सिग्मा बना सकता है, तो लोन पेयर कोऑर्डिनेट करके लोन, फिर वो पाई नहीं रहता, वो अनहाइब्रिड हो जाता। लोन पेयर अगर पाई बनाया तो वो पाई रहा ही नहीं, हाइब्रिड रहा ही, वो अनहाइब्रिड हो जाता। तो चूंकि लोन पेयर क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू सिग्मा बना सकता है, तो आप वैसे ऑर्बिटल को लेते हो जो या तो सिग्मा बनाने जा रहा है या फिर लोन पेयर रखने जा रहा है। क्लियर हो गया? जानबूझ के ऐसा इनका ऐसा शेप प्रपोज किया गया है कि ये पाई बना ही नहीं सकते। जानबूझ के हाइब्रिड ऑर्बिटल का ऐसा शेप प्रपोज किया गया है कि आप कितना भी दिमाग लगा लीजिए पाई, क्योंकि पाई जब भी बनाएंगे तो आप साइडवेज ओवरलैप करेंगे और आपके लोब सामने से आके मिलने चाहिए, बगल से आके मिलने चाहिए, सामने नहीं बगल से। तो आप जब दो पी को मिलाते हैं तो पी का ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया ओवरलैप करता है। हाइब्रिड में जब बनाएंगे आप देखिए ऊपर वाला एरिया बड़ा है, नीचे वाला एरिया छोटा है, तो तोंद में तोंद टकरा जाएगा, नीचे वाला एरिया टच नहीं होगा, ओवरलैप नहीं होगा, इसीलिए पाई बॉन्ड। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ क्या बना सकता है, समझ में आया? ऐसा शेप प्रपोजल के पीछे एक लॉजिक है कि इसको पाई बनाने से रोक दो। सोचो कितना दिमाग लगाया होगा, एक बड़ा और एक छोटा लोब प्रपोज करके। तो हाँ, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी किसमें ज्यादा है, पहले सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या हैं, डायरेक्शनल की नॉन डायरेक्शनल? ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर, अच्छा वो तो पॉइंट लिखा ही नहीं, बस बोल के छूट गया, डायरेक्शनल। और डायरेक्शनल प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा sp3 में, sp से ज्यादा sp2 में, sp2 से ज्यादा sp3। ठीक है, डेफिनेटली डी आएगा तो और डायरेक्शनल प्रॉपर्टी रीच हो जाएगा। वो वाला पॉइंट छोटो छूट गया था, कौन वाला बोलो? अभी जो बोल रहे थे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैन नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड्स। Thus hybrid orbital can never form pi bonds as they make, सॉरी हाइब्रिडेशन के बारे में लिखा जा रहा, नहीं हाइब्रिड ऑर्बिटल के बारे में, एज they form equivalent
bonds नहीं, and sigma bonds could not be equivalent with, could not be equivalent to pi bonds ना। इसीलिए क्या बोला हमने कि हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी क्या नहीं बना सकता है, आप लगा के देख सकते हैं आराम से, साइडवेज जब ओवरलैप कराए तो ऐसा ओवरलैप पॉसिबल, इसीलिए हमारा नो पाई फॉर्मेशन। क्लियर हो गया? तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी वाला भी मामला क्लियर हो गया अच्छे से, और लगा दो। अब आ जाओ ओवरलैपिंग ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ओवरलैपिंग ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल से जो आप बॉन्ड बना सकते हो, एक्सियल ओवरलैप, क्या लेटरल हो सकता है? क्लियर हो गया? नहीं हो सकता? लेटरल पॉसिबल नहीं है। एक तीसरा ओवरलैप एंगुलर हमने करवाया, एक्सियल में तो सामने से आ गया दोस्त, इसलिए बहुत इजी हुआ हमारा। इससे हमेशा क्या बनेगा हर बार, लैटरल तो पॉसिबल नहीं है, और एंगुलर में ये हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, अगर देखिए अच्छे से, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक्सिस है, ये जो एक्सिस है वो किसकी एक्सिस है? एक्सिस ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। ये कौन सा एक्सिस है? तो आप देखिए, ना तो एक्सियल ओवरलैप है, ना लेटरल ओवरलैप है, एंगुलर ओवरलैप। इससे दो तरीके के बॉन्ड बनते हैं, कभी कभी सिग्मा और कभी कभी सिग्मा पाई इंटरमीडिएट कैरेक्टर, कभी कभी सिग्मा, और कभी कभी ऐसे भी बॉन्ड बनते हैं जो सिग्मा पाई इंटरमीडिएट कैरेक्टर। आप अलग अलग समय में अपनी जरूरत के हिसाब से क्या मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बोलिए। आप ये पहले से डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि यहां पर सिग्मा बनेगा या इंटरमीडिएट वाला बनेगा। जैसे बनाना बॉन्ड आपने बनाया था B2H6 में, तो वहां पर सिग्मा पाई इंटरमीडिएट कैरेक्टर नहीं आया, वहां सिग्मा वाला बॉन्ड है, क्योंकि हाइड्रोजन इन्वॉल्व था 1s। लेकिन जब आप साइक्लोप्रोपेन का एग्जांपल करते हो, तो साइक्लोप्रोपेन के बॉन्ड को है वो सिग्मा, लेकिन कभी कभी जरूरत के हिसाब से आप उसको सिग्मा पाई इंटरमीडिएट कैरेक्टर का बॉन्ड मान लेते हो। तो ऐसा कभी कभार हो जाता है। क्या एंगुलर ओवरलैप से पाई बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा? समटाइम्स कभी कभी पाई बॉन्ड भी बनता है। ये हर कुछ अपनी सुविधा के हिसाब से बस ले लिया गया, यही समझो। बकैती समझते हो ना, ये बकैती है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है। हमें जब जो बोलना है अपने हिसाब से हमने ले लिया, मान लिया, कंसीडर कर लिया। यही हाइब्रिडेशन के थियरी की सबसे बुरी बात, कि आप कहीं भी एनर्जी की बात नहीं करते हैं, एनर्जी का कैलकुलेशन नहीं करते हैं, आप हर जगह हवा में बातें करते रहते हैं। इसीलिए पॉलिंग साहब इक्वली ग्रेट थे जितने ग्रेट हमारे, समझ रहे हैं आप। ज्यादा नहीं बोला जाएगा, नहीं तो बजरंग दल वाले पीछे पड़ जाएंगे।
अरे आजकल बहुत लोग पीछे पड़ जाते हैं। अच्छा रिकॉर्डिंग ऑन है, बहुत कुछ बोल दिए क्या? मेरे हाथ में लॉक करके रखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तमिनो तुम्हारा तो सिलेबस पूरा हो रहा, तुम तो भाग जाओगे है? बजरंग दल वाले हमको खींच के ले जाए, तुम तो भाग जाओगे। जो होगा देखा जाएगा, देख रहे हो। मोदी जी उनका ही नाम है, सिर्फ देखो बोल दीजिए मेरा एक जिला का नाम है। पॉइंट ये नहीं है कि गलत गलत तो नहीं खैर बोला गया, लेकिन पॉइंट ये नहीं है। लोग आपको परेशान करना चाहे तो सही बात पे भी कर सकते हैं और करते रहते हैं। बेचारे एक वो अनअकैडमी के टीचर थे, आप लोगों को कहानी पता होगा। हाँ नौकरी वोकरी सब छीन लिया गया, वो तो शुक्र है कि सिर्फ नौकरी ही छीना गया, कुछ और नहीं छीना गया। हाँ अब बेचारे ने बोला क्या क्या बोला कि अगली बार से जो वोट देना तो किसी पढ़े लिखे इंसान को वोट देना। तो डेफिनेटली ये जो स्टेटमेंट है वो हमारे लोकतंत्र के हिसाब से नहीं, हमारे समाज के हिसाब से सही है, लेकिन हमारे संविधान में ऐसा कोई रूल रेगुलेशन तो है नहीं। कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन तब भी क्या वाकई जेन्युइनली सोचा जाए इस बात को? क्या जब नेता आते हैं आपसे वोट मांगने तो क्या ये एडवर्टीजमेंट में वो खुद लिखते हैं कि नहीं वोट दें कर्मठ शिक्षित और योग्य उम्मीदवार को? भैया यही बात तो टीचर ने बोला था, तो पीछे पड़ गए लोग। और जब संविधान लिखा गया और जिस कंटेक्स्ट में लिखा गया, तब और आज के समय में बहुत का डिफरेंस। आज साइंस दुनिया कहाँ क्या है आप समझ रहे हैं। और अगर ये बातें बोली जाए कि बिना पढ़े लिखे लोगों को वोट दो, तो वाकई थोड़ा बुरा लगता है। अब बाकी ठीक है, वो जस्टिफाइड है संविधान के हिसाब से, वो भी हम इसलिए बोल रहे हैं कि कैमरा लगा हुआ है सामने। लेकिन चीजें तो है ना। आप क्या चाहते हैं? हमेशा चाहते हैं जो लोग एजुकेटेड होंगे वो एजुकेशन की चीजों को समझेंगे। केजरीवाल साहब ईमानदार हैं कि बेईमान, डजेंट मैटर। करप्शन के नाम पर आए, करप्शन के नाम पर आए थे ना कि करप्शन को हटाने के लिए हम लोग आएंगे, तो लाया लोगों ने, आप ही खड़े हो जाइए, तो खड़े हो गए। और देश में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई इंसान पहली बार पार्टी बनाया, पहली बार चुनाव लड़ा, और पहली बार के चुनाव में कांग्रेस हाफ नहीं, बीजेपी हाफ कांग्रेस साफ आप सबका बाप, पहली बार। हाँ सीटें इसी हिसाब से थी, सीटें इसी हिसाब से थी। बीजेपी अपने सीट से आधे पे था, कांग्रेस तो बेचारा समाप्त हो गया था। अब बाकी समझ गए, पहली बार हुआ। लेकिन आज उनके डिप्टी सीएम क्या है? करप्शन के चार्ज में अंदर है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप ईमानदार हैं कि बेईमान, एक चीज तो जरूर इंपॉर्टेंट है। और जो कंक्लूजन, जो अच्छी बात, पढ़ा लिखा आदमी। तो देश में पहला ऐसा स्टेट हुआ जिसने आईआईटी की गवर्नमेंट की तरफ से क्या स्टार्ट करी, कोचिंग स्टार्ट करी, देश में पहला। और वो मॉडल सक्सेसफुल रहा। तो जो लोग आईआईटी की तैयारी, क्योंकि इसके जो टीचर्स हैं जो जेन्युइनली आईआईटी की तैयारी करते हैं, बाकी तो यूट्यूब पे जुल्फियां लड़ा के बहुत लोग करवाते हैं, लेकिन जो जेन्युइनली आईआईटी की तैयारी करवाते हैं, वाकई उनके अंदर एक पोटेंशियल है, उनकी एक सोच, सब्जेक्ट को लेकर एक प्रोजेक्शन है ना। तो वो फीस हर कोई पे नहीं कर सकता। हम तो भाई फ्री में अवेलेबल है। आप लोग तो क्या दिए, 250 रुपया दिए छोटू, और वो भी निकालते जा रहे हो, निकालते जा रहे हो, निकालते जा रहे हो। तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, क्या किया? ये एजुकेटेड लोगों का, देखो ये चीज है पॉइंट, एजुकेशन का ही तो ये फर्क है। अगर वो नॉन एजुकेटेड आदमी रहेगा तो उसके दिमाग में ये क्रिएटिविटी नहीं आएगी। ठीक है, ऑन द बैक ऑफ स्क्रीन ये भी सही है कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो खुद देश नहीं चलाते, उनके पीछे जो ऑफिसर्स हैं। लेकिन कुछ भी भैया, अगर तुम लीडर हो, तुम्हारी अपनी क्रिएटिविटी भी क्रिएटिविटी है। अपनी क्रिएटिविटी इंसान का जो है ना, वो सामने वाले को रूल बनाने पर और चीजों को जनता के फेवर में या लोगों के फेवर में काम करने पर क्या करता, मजबूर कर देता। तो अपनी क्रिएटिविटी चीज है। मोदी जी की अपनी क्रिएटिविटी, तभी तो वो नाले के गैस से चाय बना दे रहे थे। ये अपनी क्रिएटिविटी है। बजरंग दल वाले खामे खामे पीछे पड़ जाएगा यार। तो चलो बात समाप्त करो, हम लोग का समय निकल जाएगा, और कहीं ज्यादा समय निकल गया
तो 47 साल के युवा राहुल गांधी की तरह हम लोग भी बैठे ही रह जाएंगे। चला जा। तो यहां पे अपने सहूलियत के हिसाब से हमें क्या करना है, कभी सिग्मा, कभी पाई और कभी सिग्मा पाई इंटरमीडिएट। तीनों के एग्जांपल को एक एक देख लिया जाए। नहीं, सिग्मा वाला तो बहुत कॉमन है। अगर आपने B2H6 बनाया, अगर आपने BH2 का होल 2 बनाया, नहीं तो ये सब में क्या है आपका सिग्मा है। ये हमारा BH2 का ये ऑर्बिटल था, छोटे वाले लोग को हटा दिया लोग, यही किया गया था ना। और एक साथ यहां पे कौन आ गया था, 1s ना। तो ये डेफिनेटली कौन सा ओवरलैप हुआ, एंगुलर। और जो यहां पर बॉन्ड हमने बनाया है वो कौन सा बॉन्ड बनाया, सिग्मा। ये एक्सियल ओवरलैप वाला एग्जांपल है और ये एंगुलर ओवरलैप वाला एग्जांपल। तो सिग्मा बॉन्ड, और ये भी हमारा सिग्मा। सेकेंड एग्जांपल कहां पे छोटू, एक। ये तो बहुत बार बताया गया। ये यहां से यहां बॉन्ड की संख्या कितनी बोलोगे जी, एक ना। हाँ, बहुत बार बताया गया छोटू। तो सेकेंड एग्जांपल आ जाओ। सिग्मा पाई इंटरमीडिएट कैरेक्टर के लिए भी आप अपनी सुविधा से करते हैं, और बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेते हैं, साइक्लो प्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। और इसको एक्सप्लेन करने में हमको कोई रुचि नहीं है, क्योंकि आप इसको बहुत अच्छे से ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं डांसिंग रेजोनेंस के थ्रू। नहीं, प्रोपेन में आप नहीं कह सकते सिग्मा पाई इंटरमीडिएट। वो एक मिनट क्या प्रोपेन में रेजोनेंस होता है तो उस समय में सिग्मा पाई इंटरमीडिएट कैरेक्टर हम नहीं बोल सकते, जरूरत के हिसाब से हमें लेना पड़ेगा। और जब मिथाइल कार्बोकेटायन आया आपके सामने, तो आप समझिए, आप इसको रेजोनेंस में ले रहे हैं, तो वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहां पर क्या है, सिग्मा पाई इंटरमीडिएट कैरेक्टर। इसलिए अगर हमने ये बोल दिया, सर ने ये बोल दिया कि इसका मतलब साइक्लोप्रोपेन के इस बॉन्ड में सिग्मा पाई इंटरमीडिएट कैरेक्टर, तो बोलने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप पाई के कैरेक्टर कब कब कंसीडर करेंगे, तभी तो, अदरवाइज उसका यूज ही नहीं है ना। उसको तो नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे हम, तो फिर उसका यूज ही नहीं है। और ये भी बार बार बोल रहा हूं, हमने कितनी बार बोला, ये एक एजम्पशन है, ये एक तरीका है बस एक्सप्लेन करने का, ये फैक्ट नहीं है। ये एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक फेमस बुक है जेडी मार्च की, रिएक्शन मैकेनिज्म की, बहुत फेमस बुक है। उस बुक ने सिर्फ मेंशन किया इस तरीके को, और जेडी मार्च ने ही इस एग्जांपल को एक्सप्लेन हाइपर कंजुगेशन से भी किया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगा के हाइपर कंजुगेशन से भी एक्सप्लेन किया। लेकिन चूंकि वो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपको इसकी स्टेबिलिटी, अब बेंजीन रिंग पर ऊपर मिथाइल लगा दें और साइक्लोप्रोपेन पे मिथाइल लगा दें, और ये ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसकी स्टेबिलिटी को समझाने के लिए डांसिंग रेजोनेंस का एक कॉन्सेप्ट प्रपोज किया गया। बस आप समझिए, मैच्योर होइए। बस हमें मजबूरी में इन चीजों का क्या करना पड़ा, सहारा लेना पड़ा। ठीक है, तो चलिए आइए। एनीवेज, और फिर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाते हैं, तो यहां पे क्या कर लेते हो, डबल बॉन्ड, अरे करते हो ना। अब ये प्लस यहां पर आ गए, तो आप इस तरह से इसका करवाते हैं। ठीक है, तो इस समय में आपने यहां पे बस हमें लिखना यही है कि इस समय में ये वाला जो बॉन्ड है वो सिग्मा पाई इंटरमीडिएट कैरेक्टर। हमने जरूरत के हिसाब से कर लिया काम। अब आ जाइए, फिर जरूरत के हिसाब से कौन सा एग्जांपल लेना, पाई वाला। बड़ा प्यारा एग्जांपल है बेंजाइन का, ये भी आपने किया होगा। बस मेरा यही कहना है, ना ये पढ़ाना आपको मकसद है, ना ये बताना मकसद है कैसा होता है। मेरा आपको क्या कहना मकसद है, फेंक सकते हैं तो फेंकिए, लेकिन फेंकने की जगह देख करके फेंकिए कि क्या फेंकना। दैट्स इट, यही है एप्लीकेशन।
ये कोई तरीका है यार कि कभी तुम सिग्मा बना लोगे, कभी पाई बना लोगे, कभी सिग्मा पाई के बीच में रहोगे? बीच में क्या रहता है भाई? ऐसा थोड़ी ना होता है, गलत बात है, गलत बात है पॉलिंग। तब पॉलिंग साहब क्या गए कि मेरे मरने के बहुत साल बाद भी मुझे ये बात जान करके खुशी होगी कि लोग मेरी थियरी पढ़ के बेवकूफ बने जा रहे हैं। तो बेंजाइन में आप बेसिकली क्या करते हैं? रे ध्यान दे, अब यहां पर इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp sp2। अगर sp रहेगा फिर तो पाई तीसरा बनेगा ही नहीं, और 6 मेंबर में sp पॉसिबल नहीं है। क्या हाइब्रिडेशन है? अब कहानी हुई क्या है? कहानी क्या हुई है? हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बनाया। ये देखिए, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 लो, तो एक sp2 उधर गया, एक sp2 नीचे आया, बोलो, और एक sp2 ये आया। अब सामने में एक कार्बन का ये sp2 आया, और यही वाला एक ये कराया नहीं, और फिर एक इधर चला गया, ये यहां वाला कार्बन कार्बन कार्बन। आप समझ रहे हैं? सही था, यही है ना? अब नॉर्मल यहां एक डबल बॉन्ड है, नॉर्मल एक डबल बॉन्ड है। अब वहां पे आप देखिए, पहले ये आपका कौन ऑर्बिटल है लोग? ये कौन ऑर्बिटल है? ये वाला और ये वाला। ये सारा इस प्लेन में हो रहा है काम। ये ओवरलैप कौन सा ओवरलैप है? एंगुलर ओवरलैप है। साफ पता चल रहा है आपको? अब सिग्मा ऑलरेडी बना हुआ है, तो सिग्मा पर तो एक सिग्मा और बनेगा नहीं, इसीलिए इस बॉन्ड को आपको कौन सा बॉन्ड मानना होता है? आप पाई बॉन्ड एज्यूम करेंगे। हाँ, तो 2 पाई बॉन्ड है। अभी ये तो पहला हुआ sp2 वाला। अब एक अलग ऑर्बिटल होगा, कौन सा? p वाला, जो परपेंडिकुलर होगा इस पर। अब सोचो, क्या ये सुविधा की बात है कि नहीं कि आपने इसको पाई बना लिया, लेकिन ये रेजोनेंस में नहीं जा रहा। ये रेजोनेंस में कौन पार्टिसिपेट करता है? ये वाला, क्योंकि ये सारे p कौन से हैं? p पाई। ये सारे p क्या हैं? 2p पाई। तो यहां से भी क्या बनेगा? 2p पाई। और ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं? नहीं कर रहा है। तो ये कंप्लीटली क्या है? अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से हमने हर चीज को क्या किया? एज्यूम किया। तो हमें ज्यादा उस पर लेना देना नहीं है। जब भी कभी ऐसे मॉलिक्यूल आते हैं तो आप पहले से प्रेडिक्शन उसका नहीं कर सकते हैं कि यहां पर एंगुलर ओवरलैप से कौन सा बॉन्ड है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, कभी भी एंगुलर ओवरलैप से बॉन्ड बने तो आप पहले से प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं कि यहां पर कौन सा बॉन्ड है, ये सिग्मा है या पाई है या सिग्मा पाई इंटरमीडिएट है। ये टोटली किससे डिसाइड होगा? डिपेंड करेगा किस पर? ऑब्जर्वेशन पर। ऑब्जर्वेशन मतलब आपकी जरूरत पर। आपको क्या लेने से आपका जरूरत, मकसद आपका क्या हो रहा? पूरा हो रहा। वैसे आपकी जानकारी के लिए पाई एग्जाम्पल वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओवरलैप में सिंगल एक एग्जाम्पल है, कौन? बेंजाइन। या इस तरह के कभी एग्जाम्पल आ जाए तो आपको वो पाई को कंसीडर करना पड़ेगा। मान लो रिंग में sp आ रहा, तो आप समझ जाएंगे इसका मतलब यहां sp नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब जो पाई, एक्स्ट्रा पाई अगर कोई बन रहा है तो वो हाइब्रिड के कारण। सिग्मा पाई इंटरमीडिएट कैरेक्टर वाला तो कोई एक सिंगल एग्जाम्पल भी आपको नहीं पढ़ना। लेट मी रिपीट इट अगेन, हाइब्रिड ऑर्बिटल से जो बॉन्ड बनते हैं उसमें सिग्मा पाई इंटरमीडिएट कैरेक्टर होते हैं। ऐसा एक भी एग्जाम्पल आपको पूरे कोर्स में नहीं पढ़ना, एक सिंगल एग्जाम्पल नहीं पढ़ना, इंटरमीडिएट नहीं पढ़ना। किसमें पढ़ना नहीं, हमने ये बोला। एक्सप्लेन करते हैं उसकी स्टेबिलिटी, वो अलग बात है।
एग्जाम्पल हमने लिया। आपको कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल से सिग्मा पाई इंटरमीडिएट कैरेक्टर वाले बॉन्ड, आपको एक ही बातें बोलनी है। क्या क्या बनता है इससे? सिग्मा बॉन्ड बनता, और पाई के लिए एक बेंजाइन का केस। दैट्स इट, हो गया। बाकी एंगुलर ओवरलैप से करोगे तो फिर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, उसमें फंसते चले जाओगे, तो ज्यादा उस पर उलझना नहीं है। आ जाओ, तो नीड ऑफ हाइब्रिडेशन पर वापस एक बार चला जाए। क्या छोटू, से टाइम हो गया? 5 मिनट, 5 मिनट, चलो वापस से चला जाए। नीड ऑफ, आखिर क्यों जरूरत पड़ी इस थियरी की? तो पहला तो बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ वगैरह को सिमेट्रिक दिखाने के लिए। इस बार एक एग्जांपल ले लो, NH3। क्या मान लिया जाए? एक साथ ही लिया जाए दो एग्जांपल, NH3 और PH3। एक साथ ही दो एग्जांपल ले लीजिए, एक NH3 और एक, आराम से सुनोगे, आपके पास सेब है, दूध है, केला है, चीनी है, सब कुछ था। शायद आपको पता होना चाहिए इनमें से खाली पेट में सिर्फ एक ही चीज लिया जा सकता है, एम्प्टी स्टमक, सेब। बाकी कोई भी फ्रूट्स आप, लगभग सारे फ्रूट्स आप खाली पेट नहीं ले सकते, हमें नहीं लेना चाहिए। आप लोग तो कुछ भी खा लेते हैं, गोलगप्पा खाते हैं, समोसा खाते हैं। हाँ, पंचतत्व आप लोग का नया वाला यही है। पहले क्या बोलते थे? क्षितिज, जल, गगन। हाँ, आजकल 5 पंचतत्व से जो शरीर बना है, पिज्जा, मोमो, मैगी, गोलगप्पा, चिल्ली। तो पूरा आप लोग का शरीर ही आजकल नए वाले पंचतत्व से बना हुआ नहीं। तो आप, तो क्या ना क्या है, अगर मान लीजिए कि हमने बोला कि एम्प्टी स्टमक आप क्या नहीं खा सकते? केला नहीं खाना। तो इसका मतलब है अगर आपको सबको जूस बना करके, सिरप बना करके पीना है, तो सुबह सुबह आप नहीं लेंगे। सुबह में उस हाइब्रिडेशन की जरूरत अगर आप करा दिए तो वो नुकसान करेगा। इसीलिए नीड ऑफ हाइब्रिडेशन को समझिए, जहां नहीं कराना है वहां भी करा दिए तो नुकसान हो। समझ में आया? नहीं आया सर? एग्जाम्पल समझ में आया ना? हो गया ना? यही पूछेगा। चला जा, देखो दिखाते, ध्यान से देखो, ये लिए हो, सोचो जरा, ग्राउंड स्टेट में ही ना बन जाएगा ये 2s2 2p3। ध्यान से होगा ना लोग? अगर आपने हाइब्रिडेशन कर दिया, हाइब्रिडेशन, तो 4 ऑर्बिटल क्या मिला? ध्यान से, चारों हाइब्रिड मिला ना रे? चारों क्या मिला? जिसमें एक क्या है? भरा हुआ, जो क्या बन जाएगा? लोन पेयर। और बाकी चारों से कौन ओवरलैप करेगा? हाइड्रोजन। तो अब ये sp3 ओवरलैप है ना हाइड्रोजन का। इसीलिए अब जो हमारा, अगर आपने हाइब्रिडेशन लगाया, तो अब जो आपका बॉन्ड एंगल आएगा वो 109 के आसपास आना चाहिए। और मिथेन में मेरा अप्रोक्स, अमोनिया में अप्रोक्स 109 है भी। इसीलिए हाइब्रिडेशन जरूरत है इसको कि नहीं है? है, क्योंकि आपको एंगल कितना लाना था, और एंगल आपने 109 लगभग लाया, 107 लाया, तो लगभग लाए ना। दूसरा, ध्यान से सुनते जाओ, तीनों बॉन्ड तो इक्विवेलेंट ले ही आए हाइब्रिडेशन से। और अगर आप हाइब्रिडेशन नहीं करते तो बॉन्ड एंगल वापस क्या आता? 90 डिग्री। फिर से देखो, फिर से मैंने क्या बोला? मैंने बोला बेटा कि अगर आप हाइब्रिडेशन नहीं करते, वीवीटी करते, तो एक तो आपका बॉन्ड एंगल 90 हो जाता होता। फिर अगला पॉइंट क्या होता? लोन पेयर कौन होता? 2s। अगर हाइब्रिडेशन नहीं करते तो लोन पेयर क्या होता? 2s में कितना परसेंट एस कैरेक्टर? अगर 100% एस कैरेक्टर है तो ऐसी चीजें लुईस बेस होंगी या नहीं? याद कीजिए, लुईस बेस के लिए पी कैरेक्टर ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए। तो क्या अमोनिया को इस केस में
अमोनिया इज एक्सपेक्टेड टू बी वीकली बेसिक। कैसा बेसिक होना चाहिए इसको? लेकिन प्रैक्टिकली जब आपने वीबीटी के साथ हाइब्रिडेशन लगाया तो आपका बॉन्ड एंगल पहुंच गया टुवर्ड्स 109, बॉन्ड एंगल पहुंचा 109 की तरफ, और लोन पेयर हो गया sp3। sp3 में हो गया 75% p कैरेक्टर, विच मेक्स अमोनिया स्ट्रांगली बेसिक। और इसमें से कौन वाला फैक्टर अमोनिया के साथ है? स्ट्रांगली बेसिक है कि वीकली बेसिक? इसका मतलब इसको हाइब्रिडेशन की जरूरत है कि नहीं है? इसका मतलब है देयरफॉर NH3 हैविंग नीड ऑफ। आपको आया समझ में? अच्छे से सोचिए, मीथेन में बेसिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, मतलब उसको उसकी जरूरत ही नहीं थी, लेकिन अमोनिया में हाइब्रिडेशन क्यों लगाया? बेसिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए और बॉन्ड एंगल को एक्सप्लेन करने के लिए। अब आते हैं किस पर? pH3 पर। आखिरी एग्जांपल आज का pH3। अगर आप एक बार फिर से VBT लगाएं अकेले तो सोचो बॉन्ड एंगल कितना एक्सपेक्टेड आएगा? सोचो सोचो सोचो, एक्सपेक्टेड कितना बॉन्ड एंगल? 90 डिग्री, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लोन पेयर कौन सा? लोन पेयर कौन सा? 3s। स्ट्रांगली बेसिक की वीकली बेसिक? क्योंकि इसमें p नहीं है, वीकली बेसिक एक्सपेक्टेड। आया समझ में आपको? अगर आपने क्या लगा दिया? VBT लगाया, और बॉन्ड एंगल कितना? 90। और अगर हमने क्या लगा दिया इसमें? VBT के साथ क्या लगा दिया? हाइब्रिडेशन। ध्यान से सुनेंगे, अगर ये हमने लगाया तो अब बोलो बॉन्ड एंगल कितने पे पहुंच जाएगा? कितने पे पहुंच जाएगा? टेंस टू 109 डिग्री की तरफ। और लोन पेयर क्या हो जाएगा? sp3। और sp3 होने के बाद क्या हो जाएगा ये? अब मेरे को ये बताओ अच्छे से कि pH3 वाकई pH3 का बॉन्ड एंगल है क्या? pH3 ऑब्जर्व्ड समझ रहे हो ना? मतलब pH3 की हकीकत क्या है? हकीकत है कि उसका बॉन्ड एंगल 90 के अराउंड है, 93.8, 94 बोल लें आप, तो बॉन्ड एंगल 90 के क्लोज है कि 109 के क्लोज है? इसका मतलब इसका हाइब्रिडेशन होना था कि नहीं होना? अगर करा देते तो गलत हो जाएगा, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। अच्छा, लोन पेयर देखो ध्यान से, pH3 का बॉन्ड एंगल ये, एंड pH3 इज एक्सट्रीमली वीक बेस। pH3 क्या है? तो अब बताओ, अगर sp3 ले लें तो ये वीक बेस रह पाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकला? pH3 डज नॉट हैविंग नीड ऑफ हाइब्रिडेशन। अच्छे से आया लोग समझ में? तो जहां पे आपको हाइब्रिडेशन नहीं जरूरत है, अगर आपने वहां करा दिया तो सत्यानाश हो जाएगा। जो pH3 है आपका, उसमें हाइब्रिडेशन है या नहीं है? नहीं है। यह वीकली बेसिक होता है। अगर आप pH3 को HCl से रिएक्शन कराएंगे तो PH4Cl नहीं बनेगा। आया समझ में? लेकिन वहीं पर अगर आप NH3 को HCl से रिएक्ट कराते हैं तो H+ का ट्रांसफर यहां पर नहीं है संभव। यहां पर उसके परसेंटेज p कैरेक्टर के कारण वो बेसिक है, और क्या बन जाएगा? आया समझ में आपको अच्छे से? तो इसका जो लोन पेयर है वो कौन सा ऑर्बिटल लोन पेयर है? कौन सा? 3s। प्योर ना? प्रैक्टिकली उसमें 94% s कैरेक्टर है और 6% मात्र p कैरेक्टर। तो हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमें जो हाइब्रिडेशन पढ़ना होता है वो पॉलिंग्स हाइब्रिडेशन पढ़ना होता। तो फॉस्फीन में हाइब्रिडेशन नहीं करना। मतलब क्या हुआ? हाइब्रिडेशन को बॉन्ड एंगल के, अगर सही आप याद कीजिए, हमने आपको एक दिन लिखा था, जब पहली बार हमने हाइब्रिडेशन बोर्ड पे लिखा था,
तो हमने लिखा था कि आप निकाले कैसे, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जोड़ के अगर 2 आता है तो sp, 3 आता है तो spt। ऐसा लिखने के बाद हमने वही नीचे लिखा था हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सबसे आसान गलत तरीका। ये तरीका क्या है? गलत है। क्यों गलत है? हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड, आप लोन पेयर और सिग्मा को काउंट कर लेंगे तब तो sp3 हो जाएगा। क्या आप यहां पर हाइब्रिडेशन sp3 बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, हाइब्रिडेशन होगा ही नहीं। फिर भी अगर खुजली हो रही है तो बिटेक्स लगाइए और काम पर चलिए। फिर भी मान ले बेटा कि लिखना है हाइब्रिडाइजेशन, तो देख क्या लिखेगा। हाइब्रिडाइजेशन, आराम से सुन, आराम से सुन। हाइब्रिडाइजेशन किसको इक्विवेलेंट करता है? बॉन्ड्स को। कितने बॉन्ड है और एंगल कितने हैं? 90 कराओ। तो बेटा हम पहली बात पी से तो छेड़छाड़ कर नहीं सकते हैं, पी ही रहेगा। तो एक में आएगा पी, एक में भी आएगा पी, एक में भी आएगा पी, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन हो गया P3। मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, कुछ भी। बताएं कि पहला होता है, आगे बताएं। हाँ तो बताया तो। 3 पी को मिला के आपने क्या किया? एवरेज किया। लोन पेयर एवरेज नहीं होगा क्योंकि लोन पेयर को पी कैरेक्टर अगर गलती से मिल गया तो वो बेसिक हो जाएगा और PH3 फॉस्फिन बेसिक नहीं होता। तो अगर आपको हाइब्रिडेशन बोलना है किसमें? फॉस्फिन में, तो क्या बोलेंगे? P3। और यही चलता भी है। लेकिन ऐसे ही बस कुछ नहीं है तो फॉग है, फुस 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 फुस। समझ गए अच्छे से? तो आज आप हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ रहे थे, हाइब्रिडाइजेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे। अब अगले दिन आप हाइब्रिडाइजेशन सीखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कहाँ करना है, क्या करना। अब डाले हो हाथ तो अब हाथ जलाओ अच्छे से, ओखली में सर डाले हो तो कुटवाओ सर को अच्छे से। अगले दिन अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का भी हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे और कैरेक्टर भी निकालेंगे, sp2, sp3, sp4, sp5 सब करवा के। अब झेलो। हाँ, इसको ड्रैगोज मॉलिक्यूल बोलते हैं। उसकी जरूरत भी हमें नहीं पड़ती, वो हमारे सिलेबस में नहीं पढ़ना। ड्रैगोज रूल हम लोग लिखते हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए फिर। अरे 9:45, मजा आया रे। चलो, थैंक यू, गुड नाइट।